तो बेसिकली आपने जो हमारा हेडिंग है उसको देख ही लिया होगा। और हेडिंग देख के ये पता चलता है कि आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि इस लेक्चर में हम एटम के अंदर रहने वाले हैं, ना कि एटम के बाहर। बाकी जितने भी चैप्टर्स हमारे अभी आगे आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग या फिर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इन सारे लेक्चर्स में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स में हम लोग एटम के बाहर रहेंगे। लेकिन अगर बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, इसमें हम जो भी डिस्कशन करेंगे एटम के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके के मॉडल दिए गए हैं। जैसे देखो, बेसिकली अभी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब कैसे हुए थे। तो उन सारी चीजों को अभी हम स्किप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे जरूर। लेकिन जैसे मेरा क्या होता है ना, कि जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जो सीक्वेंस में चलनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी है तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है एनसीईआरटी में कुछ चीजें सीक्वेंस वाइज नहीं है। इनको अगर हमको समझना है, अगर सीक्वेंस वाइज समझना है कॉन्सेप्ट को, ऑन फिंगर टिप्स हमें जानना है, तो हमें बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला है हमारा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, जो सिंपल एक दिन बैठ के जो है ही वाज थिंकिंग, वंडरिंग भाई, एक दिन बैठे हुए थे, ठीक है, घर में थे, खाली थे, कोई काम नहीं था, गर्मी की छुट्टी चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है वाटरमेलन लिया। ठीक है, एक क्या किया, वाटरमेलन को उठाया, और वाटरमेलन को उठाने के बाद वो खा रहे थे, तो उसी वक्त उनके दिमाग में आया कि यार जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट जो है हमारे जो है ऑफिस में चल रहा है, तो क्या मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, अब तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि ये देखो, ये जो ये वाटरमेलन में ये जो रेड कलर का पोर्शन है ना, ये जो रेड कलर का पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, जो तुम्हें रेड कलर के पोर्शन दिख रहे हैं, ठीक है, जिसे तुम चाव से खाते हो, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और रही बात ये जो हमारे ये जो सीड्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के सीड्स दिख रहे हैं, ये हमारे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सिंपल, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है हमारे जो है जे थॉमसन साहब ने दे दिया था। ठीक, दूसरा चीज उन्होंने जो बताया वो ये था कि हमारा जो एटम होता है, ये जो एटम है हमारा, वो स्फेरिकल होता है। शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, जैसे देखो, जे थॉमसन इन 1898, अगर हम बात करें जे थॉमसन की, तो 1898 में इन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल। ठीक है, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, दैट एटम पजेस अ स्फेरिकल शेप। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि भैया देखो, ये जो एटम होता है, ये एटम जो है शेप में स्फेरिकल होता है। कैसा शेप है इसका, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, इन विच, जिसमें ध्यान देना, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जिस तरीके से वो जो रेड कलर का पोर्शन होता है हमारे इस वाटरमेलन में, उसी तरीके से हमारा जो एटम होता है, उस एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। अब देखो, अब मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, तुम्हें बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, आपस में
रिपल करते हैं। जैसे सेम चार्ज, जैसे सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दो पॉजिटिव चार्जेस जो सेम चार्जेस है वो आपस में रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ठीक है। और उसी जगह अगर हम बात करें नेगेटिव चार्जेस की, सॉरी नेगेटिव नहीं, ऑपोजिट चार्जेस की बात करें, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दो अपोजिट चार्जेस है, तो दो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहां मत जाना जहां तुम जाना चाह रहे हो। ठीक है। दो नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, अब सपोज करो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम तरह के चार्जेस है। ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट से मुझे एक बात बताओ। अब सपोज करो कि मेरे पास एक छोटा सा रूम है। क्या है, मेरे पास एक छोटा सा रूम है। ठीक है। मेरे पास क्या है, एक छोटा सा रूम है। ठीक है। अब इस रूम में मैंने क्या किया, इस रूम में मैंने दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स को एक साथ बैठा दिया। तो क्या ये दोनों एक साथ बैठना चाहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं सर। दोनों एक साथ क्यों बैठेंगे? क्योंकि लाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब जब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये कहाँ जाना चाहेंगे, ये मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेंगे। ठीक है। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि एक चार्ज आके यहां बैठ जाएगा और दूसरा चार्ज आके यहां बैठ जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर, एक चार्ज को यहाँ बैठा दीजिए और दूसरे चार्ज को यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे क्या होगी, ये जो दूरी होगी ये बढ़ जाएगी, जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज को जिसको मैंने यहाँ पे, सॉरी, जो नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे बैठाया था और दूसरे को यहाँ पे बैठाया था, इसकी जगह कोई ऐसा अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ, इसकी जगह मैं कोई ऐसा अरेंजमेंट करता हूँ कि मैं ये जो चार्जेस है उनको कुछ इस तरीके से बैठा दे रहा हूँ। सपोज करो ये हमारे पास चार्ज है और दूसरा चार्ज है मेरा ये, दूसरा चार्ज है मेरा ये। अब आपका जवाब होगा नहीं सर, ये वाला जो अरेंजमेंट आपने दिखाया है रेड कलर से, ये ज्यादा स्टेबल है। क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसके कंपैरिजन में ये जो दूरी है वो क्या है, सबसे मैक्सिमम है। जैसे सपोज करिए कि आप अपने रूम में बैठे हैं। ठीक है, आप कहाँ बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, दो दो लोग आपके रूम में हैं। ठीक है। और दोनों लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे के नजदीक बैठते हैं तो फिर आपस में मारपीट हो जा रही है। ठीक है। आपस में क्या हो रहा है, मारपीट हो जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, कमरे में कुछ इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि आप यहाँ अरेंज हो जाइए और आपकी जो फ्रेंड है वो यहाँ पे अरेंज हो जाए। क्या होगा, आप यहाँ अरेंज हो जाइए और आपकी फ्रेंड क्या हो जाए, दूसरी जगह अरेंज हो जाए। ठीक है। फिर भी क्या है, चांसेस हैं कि भाई आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, पिटाई हो सकती है, मारपीट हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर एक बंदा इधर बैठ जाए और दूसरा बंदा हमारा इधर बैठ जाए, ठीक है, तो दूरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज हम क्या कर सकते हैं कि इनको इनको हम यहाँ बैठा दे, क्या करें, इनको इनको यहाँ बैठा दे, फर्स्ट पार्टिकल को यहाँ बैठा दे और सेकंड पार्टिकल को यहाँ पे बैठा दे। ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी और थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। दूरी क्या हुई, थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई। और दूरी ज्यादा बढ़ने से फिर क्या हुआ, दूरी ज्यादा बढ़ने से फिर क्या हुआ, थोड़ी सी मारपीट की चांसेस और भी कम हो गए। लेकिन क्या सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट है? नहीं। अभी स्टेबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे बैठा दे, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को तो हम यहाँ पे बैठा दे, ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, इस पोजीशन पे बैठा दें। ठीक है। तो ये जो दूरी होगी ये दूरी सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये दूरी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम दूरी होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम, ठीक है, एक पार्टिकल को इस पोजीशन पे बैठाते और दूसरे पार्टिकल को इस पोजीशन पे बैठा दे, तो हमारे
या फिर आप जिस रूम में बैठे हैं तो आप दो फ्रेंड्स के बीच में मारपीट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मारपीट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कम हो जाएंगे। ठीक है। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो एटम में अरेंज होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें जो कि एटम में अरेंज होते हैं, तो एटम भी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाए कि उनके बीच में मारपीट के जो चांसेस हैं वो एकदम से कम हो जाए या बिल्कुल ही कम हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल। बहुत सारे नेम दिए गए थे इस मॉडल को, जैसे प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, रेजिन मॉडल। ठीक है, ये सब बहुत सारे नाम इस जो है मॉडल को दिए गए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। इंपॉर्टेंट फीचर अगर देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर दिस मॉडल का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो मास है हमारा, तो हमारे एटम में जो मास कंटेन करने वाली चीजें हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि इन सब इलेक्ट्रॉनों के बीच में सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो। क्या हो, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो जाए। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट जैसा डायग्राम देख लेते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का हम डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने दो डायग्राम दिए गए हैं। पहला डायग्राम जो है आपको एक जो है रैंडम कार्टून टाइप का बना के दिया गया है। ठीक है, जिसमें देखिए ये जो आपका, जैसे सपोज करिए ये है हमारा क्या, वाटरमेलन। ये है हमारा वाटरमेलन। अब इस वाटरमेलन में ये जो आपको ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये जो रेड कलर के पोर्शन दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। ये जो हमारे क्या है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। ठीक है, और ये जो हमारे सीड्स है, ये जो हमारे सीड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सीड्स हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इस मॉडल में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो रेड कलर के पोर्शन दिख रहे हैं ये क्या है, ये सब हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। सब क्या हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में ये जो प्लम्स हैं यानी कि जो सीड्स हैं, ये सीड्स कैसे हैं, ये सीड्स हमारे निगेटिव चार्जेस हैं। सीड्स क्या हमारे निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपको पता है कि जब कभी भी आपके घर में सपोज करिए कि आप दो भाई हैं, ठीक है, या फिर दो बहनें, ठीक है, अगर एक कोई बढ़िया काम नहीं करता है तो फिर वो काम क्या किया जाता है कि दूसरे को दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जे जे थॉमसन का मॉडल गलत था, बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन हाँ मेहनत उन्होंने भी बहुत की थी। ठीक है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे। अब पढ़ते क्यों है भाई, ड्रॉबैक जब इनके थे तो हम जे जे थॉमसन के बारे में पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहला अटेम्प्ट, जो सबसे पहला जो स्टेप लिया था वो जे जे थॉमसन ने लिया था मॉडल को बताने के लिए। ठीक है, मॉडल को बताने के लिए जो सबसे पहला स्टेप उठाया था वो किसने उठाया था, हमारे जे जे थॉमसन साहब। ठीक है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जो शुरुआत में कई चीजें जब हम बताते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कई चीजों का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए फिर एक नए साइंटिस्ट आते हैं, नए लोग आते हैं जो उसके बारे में जो उसकी कमियां रहती हैं उस कमियों को सुधारते हैं। और कुछ जो हेल्प होती है, जो नए लोग आते हैं वो पिछले वाले लोगों से कुछ सीखते भी हैं। जैसे मानिए सपोज करिए कि मैं हूं, मुझे आके कोई रिप्लेस करेगा तो मुझसे कुछ सीख के जाएगा, मुझसे कुछ जो है जान के जाएगा, जो मैंने बताया है उस चीजों का कुछ इस्तेमाल भी करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। बात करेंगे हम किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, देखो रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल ये जो होते क्या है, अल्फा पार्टिकल सबसे पहले हम जानते हैं कि होते क्या है। तो आपके लेवल पे आपको केवल इतना जानना है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास हीलियम है, क्या है, एक हीलियम का एटम है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक हीलियम का एटम है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एटम होते हैं, जो एटम होते हैं, उस एटम में, ठीक है, उस सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, और उसके साइड बाय साइड क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कह रहा कि सर देखिए पहला ऑर्बिट है, आपने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। वो बेसिकली मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखा जाए कि हीलियम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉनों को खत्म कर देते हैं, तो दैट इज ओनली नोन एज अल्फा पार्टिकल। उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दिस इज ओनली नोन एज अल्फा पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि देखो जनरली हमारे पास ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं जिसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके जो मास होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं। मैं साइड में नोट करा दे रहा हूं, अभी आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, ये ईएम है। ईएम मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पीएम क्या है, प्रोटॉन का मास, एंड एनएम क्या है, न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, क्या वैल्यू होती है, ये जो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, फिर भी आप जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होता है ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनके कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं है या फिर उसके कंपैरिजन में अगर नेग्लेजिबल है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद हमारे जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचते हैं, ये हैवी पार्टिकल है। क्या है, एक हैवी पार्टिकल है। और इस हैवी पार्टिकल से जब हम बम्बार्डिंग करेंगे, जब हम किसी को मारेंगे, तो वो क्या होगा, उस पर चोट लगेगी जाके। ठीक है, क्या होगा, उस पर जाके चोट लगेगी। यही काम हमारे रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में किया, टू नो द मॉडल ऑफ द एटम। एटम का मॉडल देने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। अब जो सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया, देखो उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड की फॉयल ली। गोल्ड का फॉयल इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है, क्लास 10 पे आपने पढ़ा होगा, गोल्ड सबसे अच्छा मेलिएबल एलिमेंट होता है। गोल्ड क्या है, मेलिएबल एलिमेंट होता है, यानी कि आप उसको पीट पीट के एक पतली सी लंबी सी चादर बना सकते हैं। ठीक है, पीट पीट में क्या कर सकते हैं, एक पतली लंबी चादर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ले ली। रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉयल ले ली। ठीक है, दिस इज द गोल्ड फॉयल। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड की फॉयल है। अब इस गोल्ड की फॉयल पे उन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉयल पे इन्होंने क्या किया, अब आपको पता है गोल्ड की फॉयल है, गोल्ड की चद्दर है। ठीक है, तो गोल्ड की चद्दर, सपोज करो कि बोर्ड है हमारे पास। ठीक है, इस बोर्ड भी क्या है कि एक तरीके से शीट है ये। ठीक है, अब इस शीट में बहुत सारे एटम होंगे। ये जो हमारा गोल्ड का फॉयल है, उस गोल्ड के फॉयल में बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे हमारे पास। ठीक है, क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे हमारे पास। ठीक है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, ऐसे करते करते हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे।
ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे पास बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब जो हमने इतनी बड़ी चादर ली है गोल्ड फॉइल की, तो हम इतना बड़ा नहीं लेते। जैसे सपोज करो कि हम एक छोटा सा पोर्शन इसका उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पोर्शन उठा लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, केवल इतना पोर्शन उसका उठा लिया। ठीक है, गोल्ड फॉइल का क्या किया, केवल एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया। ठीक है, उस छोटे से पोर्शन पे हम क्या करेंगे, अब उस छोटे से पोर्शन पे हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस छोटे से पोर्शन पे हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करेंगे। बम्बार्डिंग का मतलब जानते हैं, बम्बार्डिंग का मतलब होता है बम फेंकना। ठीक है, बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, बम फेंकना। ठीक है, उसी तरीके से जब आप अल्फा पार्टिकल को मार रहे हैं तो हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल की हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो बेसिक चीजें, अब देखो जैसे कि थॉमसन साहब ने क्या बताया था, थॉमसन साहब ने बताया कि यार देखो, ये जो हमारा जो एटम होता है, इस एटम में जो पूरा पॉजिटिव चार्ज चार्ज भरा हुआ है, क्या है, एटम में हमारे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ, और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज का कुछ ना कुछ मास होता है, तो यानी कि हमारा जो पूरा एटम है, उस एटम में पूरे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम में क्या है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मास डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जब हम अल्फा पार्टिकल को मारेंगे, अल्फा पार्टिकल को मारेंगे, तो ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो वहां जाके लड़ के वापस आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो हमारा एटम है, उस एटम में पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब कोई मास आपके सामने है और आप दूसरे मास से उस पर मार रहे हैं, तो आपका जो मास है वो वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके सामने एक वॉल है, उस वॉल पे आप एक बॉल लेके मारते हैं, तो क्या होता है, वो बॉल क्या होती है, वापस से वापस आपके पास आ जाती है, आ जाती है। ठीक है, उसी जगह अगर सपोज करिए, उसी जगह सपोज करिए कि सामने खिड़की हो, सामने क्या हो, खिड़की हो, ठीक है, विंडो हो। अब आप उस बॉल को मारिए। ठीक है, अब आप उस बॉल को मारिए, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके बॉल उस खिड़की से, उस विंडो से बाहर जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बॉल्स भी होंगे जो विंडो में जो है, हमारे जो पाइप्स लगी हुई हैं, उन पाइप्स के थ्रू रिटर्न होके वापस आ जाएंगी। ऐसे भी चांसेस हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखो, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, उस एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो जो ऑब्जर्व किया वो बड़ा चौंकाने वाली चीजें थी, जिसको, जो कि हमारे जे थॉमसन के मॉडल को फेल करने के लिए काफी थी। ठीक है, अब जे थॉमसन ने बताया ही हुआ है कि भाई हमारा जो मास है वो पूरा एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और हमारे एटम के ऊपर या फिर गोल्ड के फॉयल के ऊपर हमारा अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, तो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे, वो हमारे फॉयल की थ्रू अनडिफ्लेक्टेड निकल गए हैं। क्या हुए, हमारे फॉयल के थ्रू मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, निकल गए, बाहर चले गए। ठीक है, इसका मतलब कि हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, हम एक चीजें बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो एटम है, हमारा ये जो एटम है, इस एटम में मैक्सिमम स्पेसेस क्या है, खाली हैं। जिस तरीके से मैंने विंडो के बारे में बताया था कि विंडो पे अगर मैं एक बॉल लेके मार रहा हूँ, ठीक है, अब वो बॉल बॉल जो है बाहर निकल जा रही है, इसका मतलब आपका जो विंडो है उसमें स्पेसेस एम्प्टी है। ठीक है, उसमें जो आपका विंडो है उसमें जो पाइप्स लगी हुई है, वो पाइप्स बहुत कम मात्रा में लगी हुई है। दिस इज द रीजन कि आपका जो बॉल है वो बॉल क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा क्या हुआ, कई बार हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल्स पे डेविएट हो जा रहे थे। क्या हो रहे थे, कुछ एंगल पे डेविएट हो जा रहे थे। कुछ हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे, वो कुछ एंगल्स पे डेविएट हो जा रहे थे। जैसे सपोज करो विंडो पे तुम बॉल मारो, तो मैक्सिमम बॉल तो बाहर जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन कुछ बॉल्स ऐसी होंगी जो बाहर जाएंगी लेकिन कुछ एंगल पे मुड़ के जाएंगी, क्योंकि वो पाइप से थोड़ा बहुत टकरा गई है। क्या हुई है, पाइप से थोड़ा बहुत टकरा गई है। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉल आपने मारा है, ठीक है, वो जाके डायरेक्ट पाइप पे लगे, पाइप से लगने के बाद डायरेक्ट आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाए, आपके पास वापस आ जाए। और ये चांसेस लेकिन क्या होंगे, बहुत कम होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके चांसेस क्या है, बहुत ही कम है कि आपने जो बॉल मारा है वो वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा चांस होगा ही नहीं, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा चांस हो सकता है। हाँ,
मैं बॉल मारूंगा खिड़की से, मैक्सिमम बॉल तो बाहर निकल जाएंगी, कुछ बॉल डिफ्लेक्ट करके भी निकलेंगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कुछ बॉल्स ऐसी हों या एक बॉल दो बॉल ऐसी लग जाए कि जो डायरेक्ट पाइप पे लगे, और डायरेक्ट पाइप के लगने के बाद वो क्या हो जाए, वो हमारे पास बाउंस बैक कर जाए। तो क्या हो जाए, हमारे पास बाउंस बैक कर जाए। ठीक है। तो वो पार्टिकल, जैसे सपोज करो ये पार्टिकल था और वहां बीच में उसके सामने आ गया, या फिर जो मास था वो सामने आ गया, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो बॉल था वो डायरेक्ट वापस से मुड़ गया। ठीक है। वो जो बॉल था वो वापस से मुड़ गया। ठीक है। अब देखो, अब इन सारी चीजों को एनसीईआरटी ने किस तरीके से नोट किया है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कैलकुलेशन थे, क्या कंक्लूजन आए। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन हमें जो है रदरफोर्ड साहब को मिला था, वो ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, वो हमारे गोल्ड फॉइल के थ्रू डायरेक्टली पास हो गए थे। गोल्ड फॉइल के थ्रू क्या हुए थे, डायरेक्टली पास हो गए थे, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हुआ था। जैसा कि हमने अपने पिछले वाले पिक्चर में दिखाया था कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे वो क्या हुए हैं, पार हो गए हैं, और उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आई है। ठीक है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो उसके थ्रू पार तो हुए हैं, जो उसके थ्रू पार तो हुए हैं, पर कुछ एंगल से डेविएट हो गए हैं। क्या हुए हैं, कुछ एंगल से डेविएट भी हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो देखते हैं, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसे पोर्शन थे, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन जो पार्ट बॉल्स आपने जो मारी थी, वो क्या हुई, वापस से लड़ने के बाद डिफ्लेक्ट होके कुछ एंगल से बाहर निकली। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बॉल्स थे जो डायरेक्ट पाइप पे लगी थी। ठीक है। जो आप विंडो पे मार रहे थे, तो कुछ ऐसे भी पाइप्स थी जो डायरेक्ट विंडो पे लगी थी, और विंडो पे लगने के बाद आपके पास फुल 180 डिग्री पे वापस आ गई। ठीक है। अब इसके चांस बहुत कम थे, ये जो चांसेस थे इसके बताते, बहुत ही कम चांसेस थे। तो देखिए, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन इन एवरी 20,000, यानी कि 20,000 बॉल आपने खिड़की पे मारी, और एक बॉल उसमें से ऐसी लगी कि वो वहां से वापस आ गई। ठीक है। वो वहां से क्या हुई, वापस आ गई। ठीक है। दैट बाउंस्ड बैक, दैट इज व्हाट डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री, यानी कि लगभग लगभग 180 डिग्री से वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि आपके पास वापस से आ गई। अच्छा, इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम कोई कंक्लूजन निकाले, ठीक है, हम रदर बोर्ड के मॉडल के कंक्लूजन की बात तो बाद में करेंगे, हम पहले अपने ही कंक्लूजन निकाले थे कि इससे क्या पता चल सकता है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि मेरी जो सामने खिड़की है, ठीक है, मेरे जो सामने खिड़की है, उस खिड़की में जो मैक्सिमम स्पेसेस है, वो क्या है, एम्प्टी है। वो जो ज्यादातर जगह है हमारी खिड़की में, जो मैक्सिमम स्पेस है, वो क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास खिड़की है, ठीक है, ये हमारे पास खिड़की है, और इस खिड़की में हमारे जो पाइप्स है, ये जो पाइप्स है वो बहुत ही जो है पतले हैं। ये जो पाइप्स है ये बहुत पतले हैं। ठीक है। ये पाइप्स क्या है, बहुत पतले हैं। ठीक है। और जो हमने बॉल मारी है, वो बॉल का साइज लगभग लगभग ये है। बॉल का साइज क्या है, लगभग लगभग ये है। अब जब हम इस बॉल को यहाँ से पास कराते हैं, तो मैक्सिमम बॉल क्या होती है, इस विंडो के थ्रू बाहर चली जाती है, इस विंडो के थ्रू क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है। कुछ बॉल्स ऐसी होंगी जो बॉल्स यहाँ पे जाके लड़ेंगी, और लड़ने के बाद कुछ एंगल्स पे डेविएट हो जाएंगी। ठीक है। बॉल्स लगेंगी और कुछ एंगल पे डेविएट हो जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, वहां पे कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे अल्फा पार्टिकल पे स्ट्राइक कर रही है, और उससे वो डेविएट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक समय क्या हुआ, जब मैंने 20,000 बॉल मार दी, तो 20,000 बॉल में मैंने एक बार ऐसा भी देखा कि हमारा एक बॉल ऐसा था, एक बॉल हमारा कुछ इस तरीके का था कि वो गया और वापस से 180 डिग्री पे रिटर्न हो गया। ठीक है। वापस से 180 डिग्री पे रिटर्न हो गया। इसका मतलब कोई ऐसी हैवी चीज हमारी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है। ऐसी कोई हैवी चीज हमारे विंडो में प्रेजेंट है, जो हमारे बॉल से टकराई है और वहां से उस बॉल को रिटर्न कर दी है। ठीक है। अब यही चीजें हमारे एटम में भी कुछ होता है। ठीक है। अगर हम एक एटम का डायग्राम बनाएंगे, तो ये देखेंगे कि सपोज करो कि हमारे पास ये एक एटम है। ठीक है। ये एक एटम है, एटम के सेंटर पे हमारे पास अगर न्यूक्लियस हम रख देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके मासेस होते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करें, इसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग करें। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम
अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे वो इस एटम के थ्रू पास हो गए, इस एटम्स के थ्रू क्या हो गए, पास हो गए, जिसमें कोई भी डेविएशन नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एटम है उस एटम में जो मैक्सिमम स्पेसेस है, जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है, खाली है, जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो हमारे एटम के न्यूक्लियस से टकरा के कुछ एंगल पे मुड़ भी गए, एटम के न्यूक्लियस से टकरा के कुछ एंगल पे मुड़ भी गए। ठीक है। अच्छा, फ्यू पार्टिकल्स ऐसे थे, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो गए और वापस आ गए, जैसे कि 2000 पार्टिकल्स मैंने 20,000 पार्टिकल्स मैंने मारे, उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो वहां पे लगने के बाद वहां से वापस आ गया। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये एटम है, इस एटम में जो सेंटर है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, उस सेंटर पोर्शन पे कोई ना कोई ऐसा मास वाला पार्टिकल बैठा हुआ है, जिस मास वाला पार्टिकल ने हमारे इस जो अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक करा दिया है। ठीक है। तो जो हमारे कंक्लूजन होंगे, जो हमारे कंक्लूजन आएंगे वो ये कंक्लूजन आएंगे कि जो मोस्ट स्पेस है एटम में, जो ज्यादातर स्पेसेस है वो क्या है, एम्प्टी है। एटम में जो मैक्सिमम स्पेसेस है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। नाउ अब क्यों ऐसा हुआ कि दिस वाज बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे हमारे फॉयल के थ्रू अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। ठीक है। few positive charges, a few positively charges alpha particles। अब आप अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास हीलियम है, तो इस हीलियम में हमारे पास दो न्यूट्रॉन होंगे, दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो होता है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, 2+ और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, 2-। अब मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी कि आपने क्या किया, हीलियम में से उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल दिया है। ठीक है। हीलियम में से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के आपने बाहर निकाल दिया। अब हीलियम में से जब इलेक्ट्रॉन्स को खींच के आपने बाहर निकाल दिया, तो आपके एटम में रह क्या गया, रह गया आपके एटम में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब चूंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो निगेटिव जीरो चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल कैसा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो देखिए, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ क्या हुए थे, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हुए थे, कुछ एंगल से डेविएट हो गए थे। ठीक है। This deflection must be due to enormous repulsive force showing positive charge has to be concentrated in a very small volume। अब इन चीजों को हम देख के ये बता सकते हैं कि हमारा जो एटम था उस एटम के सेंटर में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था। पॉजिटिव चार्ज ही क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मास होता है, और इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो हम ये बता सकते थे कि भाई सेंटर पे कोई ऐसा रिपल्सिव फोर्स रखा हुआ है, ऐसा इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स है जो हमारे जा रहे अल्फा पार्टिकल्स को बाउंस बैक करा दे रहा है या डिफ्लेक्ट करा दे रहा है। ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए, इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना जो है एक न्यूक्लियर मॉडल सपोज प्रपोज किया था, एक न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया था। और उस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region। ये जो होते हैं ये कहाँ concentrated होते हैं, एक बहुत ही small region में concentrated होते हैं। ठीक है। कहाँ concentrated होते हैं, बहुत ही small region में concentrated होते हैं। ठीक है। This very small portion, ये जो small portion होता है एटम का, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको रदरफोर्ड ने क्या कह दिया था, इसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कह दिया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो नेक्स्ट पॉइंट ये था, जो न्यूक्लियस होते हैं दैट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस होते हैं किससे सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं, दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब उन्होंने ये बताया जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हमारे इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, और वो भी बहुत ही तेज स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्पीड में, बहुत ही हाई स्पीड में हमारे इस न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके, अच्छा अब ये भी देखो, अब देखो इसको समझाने के लिए हम इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास
ये जो सोलर सिस्टम होता है, आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, अब ये जो सन होता है, सन एक हैवी पोर्शन होता है। सन को सपोज करो कि मैंने जो है न्यूक्लियस मान लिया है एटम का, और उसके अराउंड जिस तरीके से अर्थ, वीनस, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसी सेम तरीके से हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत ही हाई स्पीड में रोटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं, सॉरी, रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा। Thus, Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus play the role of sun and the electrons that are रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो न्यूक्लियस है, ये सपोज करिए कि आपके जो प्लैनेट, आपके जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का सन है, और जो हमारे प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स को मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमारे जो है इस जो अरेंजमेंट होता है एटम का भी होता है। ठीक है, अच्छा। Electrons and the nucleus are held together by electrostatic forces of attraction। अभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इनको आपस में अट्रैक्ट, जैसे हमारा जो सन है, वो सन हमारे अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे सपोज करिए आपने क्या किया, एक धागे में पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस धागे से उस पत्थर को खींच रहे हैं। ठीक है, उसी सेम तरीके से जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू अपनी तरफ खींच रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, जो अलग अलग चार्जेस है, तो अलग अलग चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो चार्जेस हैं आपस में अट्रैक्टेड है और ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, एक चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। वो ड्रॉबैक्स कैसे आए, इन ड्रॉबैक्स को जाने से पहले हम एक बार जो है इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास गोल्ड फॉयल है, जैसे कई बच्चों को उस वाले फिगर में नहीं समझ में आया होगा, तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास गोल्ड की फॉयल है। ठीक है, अब गोल्ड की फॉयल है। ठीक है, तो गोल्ड की फॉयल में बहुत सारे एटम हैं। एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 2 है, एटम नंबर 3 है, एटम नंबर 4 है, एटम नंबर 5 है, एटम नंबर 6 है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एटम्स हमारे इस एटम, हमारे जो है गोल्ड की फॉयल में प्रेजेंट होंगे। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की। तो बम्बार्डिंग करते हुए मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, हमारे जो गोल्ड फॉयल है उसके थ्रू निकल जा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल के थ्रू निकल जा रहा है। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो, सर वो तो गोल्ड फॉइल के थ्रू निकल रहा है, आप कह रहे हैं न्यूक्लियस के थ्रू निकल, एटम के थ्रू निकल रहा है। तो एटम भी तो बेटा इसी में प्रेजेंट है, गोल्ड फॉइल में भी तो एटम ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, वहां से बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे हमारा ये जो पार्टिकल है, ये जो हमारा पार्टिकल है, ये सपोज करो ये इधर वाला जो पार्टिकल है वो देखो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। ये थीटा एंगल से क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गया। और डिफ्लेक्ट होने से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स जो उसको रिपेल करा दे रहा है। कुछ ऐसे 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो वापस से 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये बाउंस बैक हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सेंटर पे कोई एक रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब ड्रॉबैक क्यों आया। अब बोर मॉडल पढ़ने से पहले हम ड्रॉबैक को भी समझेंगे। ठीक है, ड्रॉबैक देखो कहां से आया। देखो, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है थ्योरी दी थी। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एक्सेलरेट करते हैं, जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट करते वक्त कुछ एनर्जी को रेडिएट करते हैं। जैसे आप ही हैं, अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो गाड़ी में जो ये ऑयल है, वो ऑयल क्या होगी, कम होगी, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आप एक्सेलरेट करेंगे, आपकी भी एनर्जी क्या होगी, एक टाइम पे कम हो जाएगी। तो जब ये एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये हमारी थ्योरी तो सही है। अब बात आ जाती है रदरफोर्ड के मॉडल पे। रदरफोर्ड के मॉडल पे जब हम देखें, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो ऑर्बिट में हमारे
जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट करते वक्त क्या होगा? ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। और एनर्जी को जब ये रेडिएट करेगा, ठीक है, अगर ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन घूम के क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली अंदर आके न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस में आके फाइनली मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या हुआ, रदरफोर्ड को इस चीजों को समझाने में प्रॉब्लम हुई। उन्होंने नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चार्ज पार्टिकल जो है हमारा रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था, ये थोड़ा बहुत इसमें कमियां आना शुरू हो गई थी, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जो कि मैक्सवेल ने दिया था, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलेरेटेड, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट होता है, फिर भी जान लो कि एक्सेलेरेशन क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है। तो जब ये एक्सेलरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डाउन होगी। और एनर्जी अगर डाउन होगी तो उसका ऑर्बिट होगा वो श्रिंक कर जाएगा, यानी कि घूम घूम के वापस से क्या हो जाएंगे? सब सेंटर में आके मिल जाएंगे, ठीक है। Now, calculations show that it should take an electron only 10 to the power minus 8 second, ठीक है। कितना लगना चाहिए इसको? मैक्सिमम 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है, कि वो घूम घूम के आए और हमारे न्यूक्लियस में आके मिल जाए। ये घूम के आए और हमारे न्यूक्लियस में अल्टीमेटली मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बट दिस डज नॉट हैपन। द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसीलिए जो हमारा जो रदरफोर्ड का मॉडल था, वो स्टेबिलिटी को नहीं दर्शा पा रहा था, नहीं जो है उसको समझा पा रहा था। यही हमारे इस रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी? जो है ड्रॉबैक थी, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। क्वांटम नंबर क्यों पढ़ेंगे सर? इसमें तो अभी आपको बोर मॉडल पढ़ाना चाहिए। नहीं, देखो मेरा फंडा अलग है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको लाइन वाइज लाइन पढ़नी है और आपको पता है कि क्वांटम नंबर तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही है, ठीक है। तो अभी पढ़ लो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर क्वांटम नंबर तो हार्ड टॉपिक है और समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में। ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटम नंबर सबसे इजी है, ठीक है। बस समझने की देरी है। शुरुआत में कुछ चीजें होंगी जिनको समझना होगा, उसको समझने के बाद जो क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।